दोस्तों, सभी बिना किसी डाउट के हम एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बर्नार्ड आर्नोल्ड जैसी हस्तियों से फेमिलियर हैं। वर्तमान में ये तीनों इस ग्रह पर सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसके नाम था? जब इस बात पर विचार करते हैं, इतिहास के कई राजा, महाराजा और रानियों का नाम आता है, जैसे रोमन एम्परर्स और रानी विक्टोरिया। वैसे एक बार फिर सबसे अमीर व्यक्ति का विचार करें जो इतिहास में काफी भाग्यशाली रहा है, तो वो एक अफ्रीकन था। जी हाँ, मिडिल एज के समय में मानसा मूसा को माली शहर के शेर के नाम से जाना जाता था। उसे सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता कि उसका प्रभाव सिर्फ माली साम्राज्य पर था, बल्कि गोल्ड पर भी उसका कब्जा रहा। ऐसा कहा जाता है कि अपने गोल्डन एज में वो कई इमारतों का निर्माण कराया और आज के समय के अनुसार उसकी कुल संपत्ति करीब $400 बिलियन थी। तो मानसा मूसा कौन था और कैसे वो माली के इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करता था, सब कुछ जानेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। बर्थ ऑफ एन आइकॉन। दोस्तों, ये जर्नी हमें 13th सेंचुरी में वापस ले जाती है, जहां माली साम्राज्य वेस्ट अफ्रीका में पूरे गर्व से खड़ा है और फल फूल रहा है। 1280 के आसपास मानसा मूसा दुनिया में आता है। उसके भाई आबू बकर को मानसा का टाइटल दिया गया था, जिसका मतलब राजाओं का राजा होता है। बेसिकली इस टाइटल मालियन एम्परर को दिया जाता था। आगे बढ़े तो आबू बकर पूरे माली साम्राज्य पर राज करता है, लेकिन वो एक ऐसा रूलर है जो समुंदर की ओर ज्यादा आकर्षित होता है और उसकी ये खूबी उसे एक एक्सप्लोरर सम्राट के रूप में पहचान दिलाती है। खैर, वो उन इलाकों को एक्सप्लोर करना चाहता है जो वेस्ट से काफी दूर हैं और जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसलिए वो इस नए कॉन्टिनेंट को ढूंढने के लिए एक एक्सपीडिशन शुरू करता है और कुछ जहाजों को उस नए कॉन्टिनेंट की तरफ भेज देता है। दोस्तों, अभी तक इस एक्सपीडिशन से सिर्फ एक ही जहाज वापस आया है, इसलिए आबू बकर द सेकंड ने इस बार दूसरे एक्सपीडिशन को शुरू किया। मालियन परंपराओं का पालन करते हुए मानसा यानी आबू बकर द सेकंड एक योग्य शासक को अपॉइंट करता है, ताकि एक्सपीडिशन के दौरान अगर कोई बुरी घटना हो जाती है तो इस केस में वो उसकी जगह ले सके। उसने इस रोल के लिए उस योग्य शासक के रूप में अपने भाई मूसा को सिलेक्ट करता है। 2 से 3 हजार जहाजों का निर्माण होता है और सन 1312 में अबू बकर अपने बड़े से बेड़े के साथ पश्चिम की ओर रवाना हो जाता है। हालांकि उसे दोबारा कोई भी नहीं देखता है। वैसे प्रेजेंट में आकर आज की बात करें तो आज भी कुछ लोग ये दावा करते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस से लगभग 2 सदी पहले माली का बेड़ा साउथ अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। वहीं सबूतों के अभाव में कुछ लोग इसके अस्तित्व पर विवाद करते हैं, लेकिन समुंदर में खोने और अमेरिका पहुंचने के बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने नोट्स में लिखा है कि कुछ काले रंग के मूल निवासी साउथ ईस्ट की ओर से नाव में आ रहे थे, जो गोल्ड टिप्ड स्पीयर्स में ट्रेड कर रहे थे। कोलंबस ने वेस्ट अफ्रीका से आए मेटल गुड्स को भी ऑब्जर्व किया, जो सीधे नेटिव अमेरिकन से ऑब्टेन किया जा रहा था। अमेरिका में कोलंबस द्वारा पाए गए भालों के टिप के केमिकल एनालिसिस से खुलासा हुआ कि सोना अफ्रीका से ही आया था। ये एनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि कोलंबस के पहले अमेरिका और अफ्रीका के बीच वास्तव में संपर्क थे। हालांकि अभी भी हम इस जानकारी से अनश्योर है कि उनके बीच ये कनेक्शन स्थापित कैसे हुआ। क्या ये मानसा अबू बकर से संबंधित है? हमें शायद इसके बारे में कभी ना पता चले। यहाँ तक कि हमें ये भी पूरी तरह से नहीं पता है कि सन 1312 में मानसा मूसा माली साम्राज्य का राजा कैसे बन गया और माली साम्राज्य के पिछले मानसा का क्या हुआ।
अनफॉर्चुनेटली माली साम्राज्य के इतिहास में एविडेंसेस को लेकर काफी गैप रहा है। माली साम्राज्य काफी अमीर साम्राज्य था क्योंकि उसके पास सोने की खान थी। कहा जाता है कि हर साल यहाँ पर लाखों टन सोना निकलता था। यहाँ का कोई भी सोना ऑटोमेटिकली मानसा की प्रॉपर्टी हो जाती थी। उस युग में मानसा अबू बकर अकेले ही 50% गोल्ड रिजर्व का मालिक था। अपने भाई के बाद मूसा भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। पूरे अफ्रीका पर मूसा के प्रभाव के बावजूद नॉन अफ्रीकी लोगों को सबसे अमीर साम्राज्य यानी कि माली एम्पायर के बारे में नहीं पता था, खासकर यूरोपियन लोगों को जिन्हें इस कॉन्टिनेंट के बारे में हल्की फुल्की जानकारी थी। बाहर के लोगों को इस साम्राज्य के बारे में पता चले, इसलिए मूसा ने एक तरकीब निकाली और जिसे हम अ मैसिव पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं, द पिलग्रिमेज। दोस्तों, एक धार्मिक मुसलमान होने के नाते उसने मक्का जाने के लिए तीर्थ यात्रा करने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ किसी तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, इसके पीछे उसका बड़ा मकसद था। उसने अपने साथ 60,000 लोगों को भी ले जाने का फैसला किया, जिसमें सैनिक, व्यापारी, औरतें, बच्चे और दास शामिल थे। इसके जरिए वो ये दिखाना चाहता था कि माली साम्राज्य कितना अमीर है। विशाल कारवां कई टन सोना लेकर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि हर एक इंसान ने 2 जोड़ी कीमती ज्वेलरी भी साथ में लिया था। वो वहां के लोकल लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसने गुलाम से लेकर सैनिकों तक सभी को कीमती कपड़े पहनने के लिए कह दिया था। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस यात्रा के दौरान लोगों को खाने के लिए वो साथ में भरपूर मात्रा में पशुओं को ले गया, साथ ही 80 ऊंटों के ऊपर सोने के ईंट भी ले गया। मानसा मूसा जिस भी शहर से गुजरता वहां के लोगों को सोने भेंट में देता और साथ ही मस्जिदों का निर्माण भी करवाता। इसलिए ये तीर्थ यात्रा वास्तव में एक पब्लिसिटी स्टंट था। मान लीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं और मूसा की तरह ही कोई आपको भर भर के सोना दे जाए तो आपको कैसा लगेगा? जैसा आपको लगेगा वैसा ही उन्हें भी लग रहा था जिन्हें वो सोना देता था। गोल्ड के इस डिस्ट्रीब्यूशन से वो हर इलाके भी अमीर होते जा रहे थे जहां जहां से मूसा गुजर रहा था। सभी के इकोनॉमी में काफी बड़ा बदलाव आया और मार्केट में गोल्ड हिट कर गया। सीरियन हिस्टोरियन अल अमारी मूसा के 12 साल बाद जब कायरो में आए तब तक लोग मूसा को भूल नहीं पाए थे और उसका नाम लेते रहते थे। मूसा का मास्टर प्लान उसके लिए फ्रूटफुल रहा। उसका नाम मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपियन कंट्रीज तक हर तरफ फैल गया। फाइनली मूसा अपने जन्मभूमि पर वापस लौटा। द गोल्डन एज ऑफ माली। दोस्तों, सन 1325 में करीब 2 साल के तीर्थ यात्रा के बाद मानसा मूसा ने न सिर्फ अपने साम्राज्य को दुनिया के सामने लाने के अपने सपने को पूरा किया, बल्कि आर्किटेक्ट्स, पोएट्स और मुस्लिम स्कॉलर्स को भी काफी समय से नेग्लेक्ट किए गए अपने जीवन में नई जान फूंकने के लिए अपने साथ माली लाया। इसके बाद माली साम्राज्य काफी तेजी से डेवलप किया। लाए हुए स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स की मदद से वो टिम्बक्टू शहर को एक नॉलेज हब में बदलने में कामयाब हुआ। उसने यहाँ पर स्कूल्स, मस्जिदें जैसी कई अच्छी चीजों का निर्माण करवाया। मुस्लिम टीचिंग्स के साथ साथ उसने साइंस पर भी काफी ध्यान दिया और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा उसने लाइब्रेरीज भी बनवाया जिसमें कुल 7 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे गए। उस समय टिम्बक्टू शहर धीरे धीरे डेवलपमेंट के रास्ते पर अग्रसर हो रहा था और अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण और अमीर शहर बन गया था। इस रीजन में इस्लाम की टीचिंग्स काफी तेजी से फैल रही थी। हालांकि इसकी वजह से मानसा मूसा को अपने ही लोगों के द्वारा किए गए आलोचना का सामना करना पड़ा। द डार्क ट्रुथ। दोस्तों, मूसा की इतनी अपार संपत्ति ने उसे इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, जिसके चलते उसे उसके युग का सबसे पावरफुल राजा के रूप में जाना जाता था। सबसे अमीर व्यक्ति का डेजिग्नेशन पाने के साथ साथ ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी संपत्ति आज के समय के अनुसार करीब $400 बिलियन थी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एलोन मस्क के पास
$246 बिलियन की संपत्ति है। बर्नार्ड अर्नोल्ड $191 बिलियन और जेफ बेजोस के पास $166 बिलियन की संपत्ति है। आपको बता दें कि ये वैल्यूएशन सेलिब्रिटी नेटवर्थ वेबसाइट से लिया गया है। अगर आज के समय में मानसा मूसा को इन अरबपतियों से कंपेयर किया जाए तो मूसा सबसे आगे निकल जाएगा। अपने समय में वह सभी से अमीर था, लेकिन जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही जिक्र किया कि मूसा को अपने ही लोगों के आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने उस पर कई आरोप भी लगाए, जैसे कि इस्लाम के लिए धीरे धीरे प्राचीन अफ्रीकी परंपरा को छोड़ना। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम के आने से पहले अफ्रीकी लोग अपने पूर्वजों की परंपरा को फॉलो करते थे, जिसे मूसा ने धीरे धीरे समाप्त कर दिया। दोस्तों, रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि मूसा के साम्राज्य में भेदभाव भी था। इसके साथ ही साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में भी काफी बदलाव आया जब वह कई टन सोना मक्का ले गया। ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से साम्राज्य की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। वैसे सोर्सेस मूसा की मृत्यु का एग्जैक्ट डेट नहीं बताते हैं। उसका बेटा मघान उसकी मृत्यु के बाद 1332 और 1337 के बीच में उसका उत्तराधिकारी बना। हम पूरी तरह से श्योर नहीं है क्योंकि कुछ सोर्सेस आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। लेकिन ये सवाल, क्या इतिहास में मानसा मूसा सबसे अमीर व्यक्ति था, इसका जवाब है प्रोबेबली, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उसका प्रभाव काफी अद्भुत था। उसने अपने शासन काल के दौरान मालियन साम्राज्य में गोल्डन एज को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसने कभी भी अपने साम्राज्य को बड़ा करने पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो तब भी अपने बेटे के हाथ में सबसे अधिक पावरफुल साम्राज्य देकर गया था, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज, उसके बेटे के मन में एम्बिशन की कमी, लेस रिसोर्सेज और बार बार युद्ध के चलते उसका साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होता गया। कुछ हिस्टोरियन के अनुसार टिम्बक्टू में महामारी फैल गई। साथ ही कुछ विदेशी लोग नॉर्दर्न इलाकों में जाकर रहने लगे और अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर गए, जिससे धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। हालांकि इस बात को साबित करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस पर कोई भी राइटिंग्स मौजूद नहीं है। माली एम्पायर अपने अस्तित्व के 3 सदी बाद तबाह हो गया, जबकि टिम्बक्टू शहर रेगिस्तान में खो गया। आज के समय मानसा मूसा कुछ अफ्रीकन हिस्टोरिकल हस्तियों के साथ हिस्ट्री बुक में मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।